सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में मेष लग्न की कुंडली के प्रमुख राजयोग कौन कौन से होते हैं या कौन से वैसे योग बनते हैं जो फलादेश में उपयोगी होते हैं। जिस नियम के सहारे हम लोग अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं वह किसी भी लग्न की कुंडली पर वह नियम पर भावी होता है। यहाँ पर हम लोग भावेशों को आधार मानते हुए कुंडली में बनने वाले योग की चर्चा कर रहे हैं। तो भावेशों के आधार पर जो चर्चा होती है वह सभी लग्नों पर प्रभावी होती है। सभी भाव के भावेश अपने अनुरूप फल देते हैं। यहाँ पर ग्रह के गुण धर्म एवं भावेशों के गुण धर्म पर आधारित कल भी इसी विषय वस्तु पर आधारित कक्षा हुई थी। कल की कक्षा की वीडियो का लिंक हम आज की इस कक्षा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आपने नहीं शामिल हुआ था तो आप देख सकते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो कल हम लोगों ने आखिरी सूत्र की चर्चा किया था वह था कि यदि मंगल छठे भाव के स्वामी यानी कि बुध से युक्त हो, यदि मंगल छठे भाव के स्वामी से युक्त हो तो समस्याएं होगी, चोट चपेट होने की समस्याएं, और वह भी शरीर के किन अंगों पर। तो मंगल लग्नेश भी है, मंगल अष्टमेश भी है। अगर दोनों में से लग्न एवं अष्टम दोनों में से अगर कोई भी भाव पाप प्रभावित नहीं है तो सिर से संबंधित चोट लगना। अगर लग्न भाव ही प्रभावित है तो सिर पर चोट लगने की समस्याएं हो सकती है। वह भी किसकी दशा में? तो छठे भाव के स्वामी की बुध की दशा में। अगर अष्टम भाव पाप प्रभावित है तो चोट चपेट की वजह से लंबे दिन आराम करना पड़ सकता है, या आठवें भाव से संबंधित अंगों में बीमारियां हो सकती है। तो इन सूत्रों को तो कल हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर हम लोगों ने यह सीखा कि मंगल के साथ में बुध क्यों, ये तो लग्नेश भी, तो चोट चपेट ही क्यों? तो मंगल चोट चपेट के कारक हैं, इसलिए हमने चोट चपेट की संज्ञा दी। यदि कोई लग्नेश खष्टेश से युक्त होता है, यदि कोई भी लग्नेश किसी की लग्न की कुंडली में यदि लग्नेश खष्टेश से युक्त होता है तो जो खष्टेश है उसके गुण धर्म से आधारित बीमारियां होने की संभावनाएं बनती है। यह हम लोगों को सीखने को मिला कल की कक्षा में। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि अन्य लग्नों पर यह प्रभावी नहीं होता, परंतु दूसरे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाए तो धन के लिए अच्छा होता है। यह दूसरे लग्न में नहीं है। इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हो गई थी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहीं तक कल की कक्षा में चर्चा हुआ था ना, या इससे आगे भी? जी गुरुजी, जी गुरुजी, एक मार्केश की हो गई थी गुरुजी। हाँ, अब इसके बाद में अगर यहीं मंगल शुक्र की युति हो, क्या इस उदाहरण कुंडली में मंगल शुक्र की युति है? तो नहीं, मंगल एवं शुक्र में काफी अंतर है। मंगल धनु राशि में है, शुक्र मकर राशि में है। मंगल धनु राशि के 3 डिग्री पर है एवं यह शुक्र मकर राशि के 23 डिग्री पर है। दोनों में अंतर कितना है? तो 27 और 23, यानी कि 7 3 10 के शून्य हाथ में 50 अंशों का अंतर है, कोई संबंध ही नहीं। तो एक यह भी सूत्र है कि मेष लग्ने तुजातस्य भौमस्तु शुक्रेण सहितो यदि,
अगर मंगल एवं शुक्र यदि दोनों की युति हो जाए या दोनों का परस्पर संबंध हो जाए, तो यह नियम है कि यदि कोई भी ग्रह यदि मुख्य मार्केश के साथ में युक्त हो जाता है, कोई भी ग्रह यदि मुख्य मार्केश के साथ में युक्त हो जाता है, भले वह लग्नेश ही क्यों ना हो, तो वह मार्केश जो है, मार्केश का फल अवश्य निभाता है। अगर मंगल शुक्र की युति हो जाए तो यह थोड़ा खराब हो जाता है। यह फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नियम यह है कि मुख्य मार्केश जो प्रबल मार्केश हो जाता है, तो यहाँ पर शुक्रदेव प्रबल मार्केश भी हैं और लग्नेश के साथ में, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। जब भी शुक्र की दशा चलेगी तो यह क्या करेंगे, स्वास्थ्य हानि देने का प्रयास करेंगे। अगर शनि के द्वारा उस समय मंगल दृष्ट हो जाए या लग्न में ही शनिदेव हो गोचर कर रहे हो मेष राशि में, या यहाँ पर गोचर के कारण शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या शनि की दृष्टि पड़ रही हो गोचर के कारण, तो कष्टदायक स्थितियां हो सकती है। कारण क्या है, तो एक तो शुक्रदेव क्या होगा यदि मंगल की युति यहाँ पर हो जाए तो, लेकिन यहाँ पर मंगल की युति होगी तो फिर यह कष्टदायक नहीं होगा। इस पर भी चर्चा करें। तो यदि मंगल शुक्र की युति हो जाए, शुक्र मंगल की युति यहाँ पर हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर जो शुक्रदेव है यह मार्केश होकर खराब स्थिति में होगा, यह भी अच्छी बात नहीं है। मंगल लग्नेश है, नीच के हो गए। अगर शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तब मजबूत शनि की मंगल पर दृष्टि हो गया, यानी कि लग्नेश पर दृष्टि हो गया, तो कष्टदायक स्थिति बन जाएगी कि नहीं बनेगी। शनिदेव स्वयं ही एकादश शेष भी है। कहने का मतलब सूत्र से यह हम लोगों को समझने को मिला कि यदि प्रबल मार्केश ग्रह के साथ में लगने से युक्त हो और मार्केश की दशा भी चल रही हो, गोचर के कारण लगने से पीड़ित भी हो रहा हो, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं काफी बढ़ सकती है। परंतु मेष लग्न की कुंडली में ऐसी समस्याएं आएंगी तो अच्छा भी होगा। एक तो स्वास्थ्य हानि की तरफ इशारा कर रहा है, प्लस लग्नेश एवं द्वितीय की यह युति, यह संबंध धनदायक यह संबंध भी है, धन के लिए अच्छा होगा। अब इसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में गुरु शुक्र की युति क्या इसे कहाँ फल दे सकती है। अब नहीं, यहाँ पर जो है अभी थोड़ा हम लोग बढ़ गए। अगर यही मंगल की युति, मंगल एवं शुक्र की युति दशम भाव में हो जाए तो यहाँ पर मंगल मजबूत हो गया। क्या हो गया, मंगल मजबूत हो गया। मजबूत हो गया तो स्वास्थ्य हानि नहीं देगा। यह प्रबल मार्केश के साथ में युक्त होने के कारण भी यदि मंगल मजबूत है या गोचर के द्वारा शुभ दृष्ट है तो यह संभावनाएं कम हो जाती है। अगर मंगल कमजोर है गोचर के द्वारा, अगर शुक्र की महादशा शुक्र की अंतरदशा चल रही हो तो मार्केश की अंतरदशा हो गया, लग्नेश भी कमजोर हो गया, पाप पीड़ित हो गया तो हो गया, सूत्र यह बना। अभी इसके बाद में हम लोग चलते हैं अन्य ग्रह, जरा गुरु शुक्र की चर्चा कर लेते हैं कि गुरु शुक्र की युति कैसे हो सकती है। तो
और इस नियम को हम लोग अन्य कुंडलियों पर, अन्य लग्नों पर कैसे मान सकते हैं? तो यदि मेष लग्न की कुंडली हो और मेष लग्ने तु जातस्य भौमस्तु गुरु शुक्र समन्वितः द्वितीय यदि विद्यते योगदो भवति ध्रुवम, ऐसे करके सूत्र है। तो मेष लग्न की कुंडली हो, दूसरे भाव में कौन कौन से ग्रह के बारे में बतला दिया गया कि दूसरे भाव में भौमस्तु गुरु शुक्र समन्वितः, भौम यानी कि मंगल, गुरु एवं शुक्र, अगर दोनों ही, तीनों ही ग्रह यहाँ पर हैं तो यह अच्छी बात है। अब क्यों? अब इस सूत्र को अन्य कुंडली पर हम लोग कैसे लेंगे, अन्य लग्नों पर कैसे लेंगे, इसको भी समझ लेंगे। तो यहाँ पर मंगल देव क्या है? यहाँ पर मंगल देव लग्नेश हैं, मंगल देव लग्नेश हैं। देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्येश हैं। एवं शुक्रदेव क्या है? धनेश हैं। अब इसी चीज को हम लोग दूसरे कुंडली पर लगाकर देखते हैं, अन्य लग्नों पर। कम से कम आप लोग कोई एक लग्न बताइए, कोई भी लग्न बोल दीजिए, उसी लग्न पर चर्चा कर लेते हैं। 3 गुरुजी, 3। अगर सिंह राशि ही लिया जाए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पर सूर्य, बुध, मंगल। अब सूर्यदेव क्या हो गए? सूर्य, मंगल, बुध। यहाँ पर एक चीज बात समझने की है, आपने बहुत अच्छा लग्न बतलाया है। सूर्य के साथ में जब सभी ग्रह, कोई भी ग्रह होते हैं तो सामान्यतः अस्त बतलाए गए हैं। एक नियम यह भी है या नहीं है? साधारणतः यह नियम प्रभावी है और सभी व्यक्ति जानते हैं, सभी व्यक्ति इसका उपयोग करते हैं। परंतु आप लोगों ने देखा होगा, मिलाते हैं, अधिकांशतः कुंडलियों में कम से कम 40-50% कुंडलियों में सूर्य बुध की सानिध्यता देखने को मिल जाती है। जिसके कुंडली में सूर्य बुध की सानिध्यता होती है, युक्ति होती है, वह व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है, यानी कि वह मंद बुद्धि का नहीं देखने को मिलता, वह व्यक्ति मंद बुद्धि का देखने को नहीं मिलता है। ऐसा आप लोगों के जीवन में कहीं कुंडली कोई आपने वो लोगों ने देखा है जिसमें सूर्य बुध की युति हो और व्यक्ति जड़ बुद्धि का हो? ऐसा आप लोगों की नजरों में कभी कहीं कोई कुंडली मिली है? नहीं गुरुजी, उसका तो मैथ भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम आप लोगों से यह पूछना चाहते हैं कि बुध क्या है? ज्ञान है, मैथ है, सब कुछ ठीक ठाक है, बुध बुद्धि का अधिकार है। तो सूर्य के साथ में यदि बुध की युति है तो अस्त हो गया, तो अस्त हो गया तो अपने गुण धर्मों को छोड़ देगा, नहीं देगा। तो यदि गुण धर्म ही नहीं देगा तो फिर ज्ञान बुद्धि कहाँ से आएगा, मैथ कहाँ से आएगा? तो मैथ भी इसके समाप्त हो जाने चाहिए ना। जब अस्त हो गया तो फल नहीं देगा, तो नहीं देगा तो ये सभी चीजें समाप्त हो जानी चाहिए ना जी। लेकिन नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि अस्त होते हैं तो अस्त होने के क्या फल है वह अलग है, लेकिन अस्त ग्रह जो सूर्य के सानिध्य में जो भी ग्रह होते हैं अपने गुणों को परिलक्षित करते हैं। अगर सूर्य मंगल की किसी के पास में युति हो जाए, किसी के भी कुंडली में, आप लोगों में भी किसी की व्यक्ति की कुंडली में, जैसे कि यहाँ पर है, या जिस जातक की कुंडली है उनको यह कुंडली आई थी मेरे पास में, मैंने देखा था, करीब महीने दिन हो गए, कक्षा के किसी सदस्य के द्वारा आया था, उतना नाम ध्यान नहीं है, शायद वो कक्षा में भी शामिल हो। यह सूर्य मंगल की युति है। सूर्य से मंगल का अंशात्मक मान कितना दूर है?
4 अंशों का अंतर है। मंगल यहाँ पर अस्त हुए कि क्या है? जी गुरुजी, अस्त हो गए। अस्त हो गए। तो अस्त हो गए तो ऊर्जा साहस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, सूर्य के साथ मंगल है। जब बात अधिकारों की आती है, सूर्य अधिकार के कारक है। अगर कुछ लेना है, कुछ देना है, जहां पर अपने अधिकार का उपयोग करना है, वहां पे और साहस बढ़ जाता है इस व्यक्ति का। जिसके सूर्य एवं मंगल की युति होती है, तो अधिकार प्राप्ति हेतु अनायासी एकाएक शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। क्या इस प्रकार के गुण इस जातक में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? जिस सदस्य के माध्यम से यह कुंडली मेरे पास में आई थी, अपनी बात को रखें, शायद कक्षा में उपस्थित हो तो। चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों ने सूर्य मंगल की युति वाली जितनी कुंडलियां देखी है, उन कुंडलियों में जो अभी मैं बात बोल रहा हूं कि मंगल अस्त भी होने के बावजूद या मंगल सूर्य की युति होती है, फिर भी व्यक्ति अपने अधिकार प्राप्ति हेतु अपने कार्यों में साहस उत्साह दिखलाता है। ऐसा देखने को मिलता है या नहीं मिलता है? जी गुरुजी। अन्य सदस्य भी, यहाँ पे ढेर सारे सदस्य हैं। ब्रजेश पाठक जी, क्या आपको ऐसी बातें कहीं कोई ध्यान में है जिसके कुंडली में सूर्य बुध की युति हो और वह व्यक्ति बिल्कुल ही साहसी नहीं हो, डरपोक हो? गुरु जी, ऐसा ऐसा नहीं है गुरु जी। सूर्य मंगल की युति हो और जातक डरपोक हो, ऐसा बिरले देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता। इससे स्पष्ट क्या होता है कि मंगल साहस के कारक हैं, सूर्य के साथ में युद्ध हो गए। जी गुरु जी। तो मंगल के गुण धर्मों की समाप्ति हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, और वृद्धि हो जाता है, क्योंकि मंगल ही तो साहस देने वाला है। दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए वृद्धि हो जाती है। नहीं, बात तो नहीं, बात आप लोग समझना क्या है, किस कायदे की चर्चा हो रही। चर्चा यहाँ पर यह हो रहा है कि सूर्य के साथ यदि कोई ग्रह होता है तो अस्त हो जाता है, अपने कार्यकर्ताओं का हानि करता है या नहीं देता। यह भी बात सही है, लेकिन हम यह भी कह रहे हैं कि यदि अस्त हो जाए तो फिर तो अपना गुण देगा ही नहीं देगा। लेकिन जब हिम्मती व्यक्ति हो जाता है, साहस हो जाता है, गुनागणित उसकी ठीक हो जाती है, सूर्य के साथ में बुध की युति होने से गुनागणित ठीक है, यहाँ पर अधिकार प्राप्ति हेतु साहस भी दर्शा रहा है, तो इसका मतलब अस्त होने के बाद भी ग्रह अपना फल देते रहते हैं। लेकिन नुकसान क्या करते हैं, वह अलग विषय वस्तु है। अपनी दशाओं में नुकसान करते हैं तो क्यों करते हैं अस्त ग्रह अपनी दशाओं में नुकसान, यह अलग विषय वस्तु है। जब भी चर्चात्मक जब कक्षा चले तो चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए, बोलनी चाहिए, ताकि विषय वस्तु तेजी से आगे बढ़े। जब तक प्रत्युत्तर नहीं मिलता तब तक विषय वस्तु उसी के इर्द गिर्द में घूमता रह जाता है। क्योंकि यह वीडियो को यथी के लिए, यूट्यूब के लिए थोड़े बनता है, ये तो वीडियो क्लास की है, और क्लास में तो एक बात को घुमा फिरा के 10 बार चर्चा किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर सूर्य के साथ में बुध की युति हो गई एवं मंगल का भी युति हो गया, तो क्या हो जाएगा, यह धनदायक हो गया। किसी भी लग्न की कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली में यदि लग्नेश द्वितीयेश एवं भाग्येश की युति दूसरे भाव में हो जाए तो यह धन प्रदायक यानी कि राजयोग देता है, किसी भी लग्न की कुंडली। क्योंकि 2 ग्रह यहाँ पर, अगर 3 ग्रह होते हैं ना, 3 में 2 ग्रह मित्र हो जाते हैं, 2 ग्रह आपस में मित्र हो जाते हैं। लग्नेश एवं भाग्येश सदैव मित्र ही होते हैं, चाहे कोई भी लग्न की। अब इसके बाद में
अगर लगने से ही नीच राशि का हो जाए और गुरु के द्वारा नीच भंग हो तो यह सबसे सभी कुंडलियों में और सभी लग्नों के कुंडलियों से सबसे अच्छा नीच भंग राजयोग होता है। 12 लग्न होते हैं ना, 12 लग्न में यदि मेष लग्न की कुंडली में मंगल देव नीच के हों और उनका नीच भंग होता हो, यह सबसे अच्छा नीच भंग राजयोग होता है। तो मेष लग्न की कुंडली में मंगल देव नीच के कहां हो जाएंगे? चौथे भाव में होंगे ना। और नीच भंग का सबसे पहला सूत्र क्या है कि जिस भाव में जो ग्रह नीच का है उस भाव के स्वामी के द्वारा देखा जाता हो। एक तो चंद्रमा, तो यहां पर तो जब चंद्रमा देखेगा तो चंद्र मंगल योग हो गया। चंद्रमा देखेगा तो मंगल योग, लक्ष्मी योग। हाँ, चंद्र मंगल योग हो गया। और यदि बृहस्पति के द्वारा ही देखा जाता हो फिर क्या हो जाएगा? या बृहस्पति से युक्त हो तो क्या हो जाएगा? तो देव गुरु बृहस्पति की यहाँ उच्च की दृष्टि पड़ेगी, या स्थिति है तो उच्च की स्थिति हो जाएगी, या दृष्टि है तो उच्च की। अगर यहाँ भी अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो दो नीच के ग्रहों का आमना सामना हो गया, तो दोनों का ही नीच भंग हो गया। तो ये गुरुदेव क्या है? भाग्य भाव के भी स्वामी है। भाग्य भाव के स्वामी के द्वारा यदि भाग्य भाव के स्वामी के द्वारा ही यदि किसी ग्रह का नीच भंग समाप्त हो रहा हो और उनकी उच्च की दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही हो, या चंद्रमा के द्वारा ही नीच भंग हो रहा है, तो चंद्रमा भाव का भावेश भी है एवं इस भाव का कारक भी है। मन की स्थिरता का भी भाव है और उसके कारक चंद्रमा ही है, अपने भाव को देख रहे हैं। इसलिए व्यक्ति कोई भी काम करेगा बड़े गंभीरता से करेगा, सोच समझकर बड़ा जल्दी करने का प्रयास करेगा। नहीं, काम आ गया तो सोचेगा समझेगा काम कर लेगा तुरंत, दूसरा कुछ नहीं करेगा। वन माइंडेड होकर के काम के सहारे आगे बढ़ जाएगा। तो जब वन माइंडेड होकर के व्यक्ति काम के सहारे आगे बढ़ जाएगा, यानी कि काम शुरू हो गया तो समझने में चाहे खूब गंभीरता पूर्वक सोचेगा, समझने में जल्दीबाजी नहीं करेगा, और समझने के बाद में फिर दूसरे कामों में नहीं जाएगा। कोई आदमी टोका टोकी करेगा, अगर समझने का प्रयास कर रहा है तो फिर उसको हटा देगा। नहीं, अभी मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, थोड़ा समझने बुझना है, हम समझ बुझना है, बाद में बात कर लेना जी। और जो ही समझ बुझ लेगा तो ही जो है वह फिर दूसरे की बातों में नहीं आएगा, फिर अपनी काम को शुरू करके समाप्त करने का प्रयास करेगा। यह है मेष लग्न की कुंडली में मंगल के नीच भंग का राज। यदि मेष लग्न की कुंडली हो, लगने से नीच के हो और नीच भंग हो रहा हो, तो सभी लग्नों की कुंडली से अच्छा होता है ये नीच भंग। अन्य लग्नों में वैसी स्थितियां नहीं होती। अगर यहीं पे दूसरे किसी लग्न की बात कर ली जाए तो अगर मान जाए कि कोई भी लग्न, आप ही लोग बोले एक लग्न, उसी पर चर्चा कर लेते हैं। किसी भी लग्न का नाम बोले आप लोग। मिथुन लगन गुरु जी। अगर मिथुन लगन 3 नंबर की लग्न हो गया, 3 नंबर की राशि, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अब बुधदेव यहाँ नीच के हो गए। एक तो चंद्रमा यहाँ, और चंद्रमा किस भाव का स्वामी है? दूसरे भाव का स्वामी। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखे जाने पर, तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देख लेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ से देख लेंगे एवं देवगुरु बृहस्पति यहाँ से देख। अब देवगुरु बृहस्पति की जो यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, ऊंच की दृष्टि नहीं है। एक
दूसरा, देवगुरु बृहस्पति केंद्राधिपत्य दोष होने के नाते अपने शुभ गुणों को भूल गए। यदि चंद्रमा के द्वारा ही चंद्रमा से केंद्र में हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ 6 नंबर की राशि में, बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, चंद्रमा बुध की राशि में चंद्रमा वैसे भ्रमित रहता है, तो चंद्रमा ही ठीक ठाक नहीं, तो फिर वहां कैसा होगा। अब यहीं पे देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर छठे भाव से देख रहे हैं तो यहाँ पर तो मंगल की राशि है, ठीक है, कुछ हद तक यहाँ से ठीक है, लेकिन इनकी दृष्टि तो मूल त्रिकोण की भी दृष्टि नहीं है, सामान्य वैसी दृष्टि है। अब उच्च दृष्टि से किसी का नीच भंग हो रहा हो, मूल त्रिकोण की दृष्टि से नीच भंग हो रहा हो, तो वह ज्यादा ताकतवर होता है। अगर मान लिया कि ऊंच की दृष्टि से नीच भंग हो रहा हो, जैसे यहाँ पर हो रहा था, तो ऊंच की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग हो रहा था, तो ऊंच की दृष्टि का ताकत, मूल त्रिकोण दृष्टि का ताकत, स्वराशि का ताकत, सभी में अंतर हो जाएगा या क्या होगा, अंतर होगा या नहीं होगा? जी गुरुजी। गुरुजी अगर गुरु की ही स्वयं राशि का इसको स्वयं राशि की दृष्टि कम उपयोगी होगी, आप ये कह रहे हैं? न तो अगर आपने यहीं पे अगर 4 नंबर की राशि होती, 4 नंबर की राशि वाला अगर तो वो ऊंच की दृष्टि थी ना, तो ऊंच की दृष्टि ज्यादा पावरफुल होती है, उससे कम मूल त्रिकोण राशि की दृष्टि पावरफुल होती है, उससे कम स्वराशि की होती है। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी क्या है, देवगुरु बृहस्पति भी तो केंद्राधिपत्य दोष से दूषित है ना। जी गुरुजी। अपने अब जिस प्रकार का इनके पास में गुण होगा उसी गुण के आधार पर ना नीच भंग करेंगे, तो यह भी तो अपने शुभ गुणों को भूल चुके हैं। केंद्राधिपत्य दोष लगने के कारण, और वहां पर मेष लग्न की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी थे, भाग्येश थे, और फल वृद्धि हो गई थी इनके पास में। अब बातें स्पष्ट हो पाया कि किस लग्न की कुंडली में लग्नेश नीच का हो जाए और नीच भंग हो तो ज्यादा फल मिले। जी गुरुजी, समझ आया। तो ये सभी बातें जो है, हम सभी जितने अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा लाभ पड़ता है। अब इसके बाद में मेष लग्न की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में यदि लग्नेश पंचम भाव में हो तो यह ज्यादा शुभ फल करता है। यदि लग्नेश पंचम भाव में हो, यदि लग्नेश पंचम भाव में हो तो बहुत अच्छा शुभ फल देता है। हालांकि लग्नेश का शुभ भाव में होना अपने आप में अच्छा ही है, अपने आप में बहुत अच्छा होता है। जब लग्नेश कुंडली के केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में होता है, बहुत अच्छा होता है। इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश जो है वह नवम भाव में है, भले अंशात्मक मान से थोड़े कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, यह अलग विषय वस्तु है, लेकिन भाव तो शुभ है। लेकिन इससे भी अच्छा, इससे भी अच्छा सभी लग्नों में के अपेक्षाकृत यदि लग्नेश, मेष लग्न का लग्नेश पंचम भाव में होता है तो यह सर्वाधिक शुभ है। स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? स्थिति के आधार, क्योंकि लग्नेश मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि से अपने लग्न से पंचम एवं अपनी दूसरी राशि वृश्चिक राशि से 10वें, यदि मेष लग्न की कुंडली हुई एवं मंगल देव पंचम भाव में बैठे होते हैं, वह व्यक्ति वैज्ञानिक स्वभाव का होता है। कोई भी समस्याएं आएगा तो अपने स्वयं समाधान करने का प्रयास करेगा। उसके पास में अगर कोई मशीनरी विषय वस्तु है तो वह जल्दी मिस्त्री के पास में नहीं जाएगा, अपने से उसको ठीक करने का प्रयास करेगा या समझने का प्रयास करेगा। यानी कि अनुसंधानिक बुद्धि भी काफी होती है, क्योंकि अनुसंधान का भाव 8वां है और अनुसंधान भाव की कर्म भूमि, अनुसंधान भाव की कर्म भूमि कौन कौन सा भाव होता है? तो
8वां। अनुसंधान भाव का कर्म भूमि जो है, यह नंबर क्या है, चलेगा। अनुसंधान भाव का कर्म भूमि, भाव से 10वां भाव कर्म भूमि होता है ना। जी। तो 8वें भाव का कर्म भूमि पंचम भाव होता है। हम अनुसंधान करेंगे तो विवेकशीलता रहेगी, तब तो विवेक के सहारे ही करेंगे। तो ये हो गया। तो अपने भाव से यह 10वें भाव में आ गए। व्यक्ति बहुत ही अच्छा होगा एवं विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, काफी होगा। और मंगल जो है अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अग्नि तत्व की राशि में ही भी है, मित्र राशि भी है। यहाँ पे तो कई गुण धर्म, कई अच्छे योग बन गए। अगर लग्नेश पंचम भाव में है तो एक लग्नेश का 5वें होना शुभ स्थिति हो गया, मित्र राशि में होना शुभ स्थिति हो गया। दोनों का राशि एवं ग्रह दोनों के गुण धर्मों में समानता होना, गुण धर्म की मृत्यु हो गया। इसके बाद में यह, हाँ, लग्नेश का 5वें होना ठीक है। दूसरी बात कि अपने यह मूल त्रिकोण राशि से 5वें हो गए, दूसरे अपने दूसरी राशि से 10वें होना। यह कई 4 प्रकार से अच्छे योग साबित हुए कि नहीं हुए। तो जब एक प्रकार से कुछ अच्छा बनता है तो अच्छी बात है। तो यह नियम क्या बना, हम लोग इस नियम को कैसे लें। तो जिस कुंडली का जिस भाव का फलादेश करे उस भाव का भावेश पर यह नियम लगाकर देखें कि क्या प्रभावी हो रहा है कि नहीं। यदि यहाँ पर बच्चे की मानसिक स्थिरता की ही बात की जाए, यदि यह मान लीजिए कि बच्चे जातक है, बच्चा है, इसकी मानसिक स्थिरता के बारे में चर्चा करें, तो भाव के स्वामी चंद्रमा को देखेंगे कहाँ है। चंद्रमा अपने से चौथे हो गया। एक कहाँ पे है, क्या मित्र राशि 5वें के बदले में चौथे हो गया। तो चौथा तो ठीक है, सुख देने वाला, ठीक है। क्या मित्र राशि में है, तो चंद्रमा है ना जी। तो चंद्रमा जहां पर है उसको हम मित्र मानता है कि नहीं मानता, ये बात नहीं है। बात यह है कि जिस राशि में है उस राशि का स्वामी चंद्रमा को मित्र मानता है कि नहीं। तो यहाँ पर 7 नंबर की राशि शत्रु हो गया। क्या दोनों के गुण धर्म एक हैं। तो ये भी स्त्री है, ये भी स्त्री है। स्त्री स्त्री गुण धर्म यहाँ पर नहीं मायने रखेंगे, वह तो स्त्री गुण धर्म वह 2 अलग के प्रश्नों के फलादेश में आता है। शादी विवाह के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए ग्रहों के लिंग का निर्धारण होता है, या और भी कोई विषय वस्तु। यहाँ पर तो नहीं। यहाँ पर चंद्रमा के गुण धर्म अलग हो गए। चंद्रमा सात्विक है एवं शुक्र विलासी। विलासी हो गया, चाहे राजसिक हो गया, दोनों में अंतर हो गया, गुण धर्म भी नहीं मिले। चंद्रमा की दूसरी राशि नहीं है, तो इनकी मूल त्रिकोण राशि ले लीजिए कि कहाँ है। अपने मूल त्रिकोण राशि से कहाँ है, छठे हो गए ना। जी गुरु। फिर क्या होगा, तो जो हम लोगों ने पढ़ा, अब यहाँ पर मन की स्थिरता, चंचलता इत्यादि में कमी आ गई। क्यों कमी आया, आप लोगों ने समझा। कहने का मतलब है कि किसी भी एक लग्न पर कोई भी सूत्र अगर हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उन सूत्रों को अन्य कुंडलियों पर या किसी भी भाव पर हम लोग कैसे लगाकर देखेंगे, यह भी समझिए। इसके बाद में और एक आध सूत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं।
हम लोगों ने पढ़ा है पूर्व की कक्षाओं में और पुस्तकों में भी वर्णित है कि 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं। हम लोगों ने यही पढ़ते हैं ना। जी गुरु जी। परंतु दुनिया में जितने नियम होते हैं, जितने सूत्र होते हैं, सभी नियमों का, सभी सूत्रों का, किसी सूत्र किसी नियम का कम अपवाद, किसी का ज्यादा अपवाद तो प्रायः सभी चीजों में देखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है गुरु जी। अपवाद मिलता है। तो मेष लग्न की कुंडली यह अपवाद वाली कुंडली हो जाती है कि मेष लग्न की कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठते हैं, अच्छे फल नहीं देते। हालांकि अन्य लग्नों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह सबसे अच्छा भाव, जबकि 11वें भाव के कारक भी हैं देवगुरु बृहस्पति। हालांकि यह सूत्र है कि कारको भाव नाश आया है, यह अलग विषय वस्तु है, कभी उस पर भी चर्चा होगी तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन यह किस नियमों से? तो हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है, आज भी हम लोगों को ध्यान है कि यदि लग्न से तीसरे भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? पराक्रम। यह तो पराक्रम का भाव हो गया, गुस्सा का भाव हो गया, जल्दबाजी का भाव हो गया ना। लग्नेश के तीसरे भाव में बैठने का जो कम से कम जो प्रारंभिक गुण धर्म होने चाहिए वह क्या है? यही है ना कि थोड़ा व्यक्ति गुस्सावान हो जाएगा, पराक्रमी हो जाएगा, थोड़ा जल्दबाज हो जाएगा, अपने सामने किसी दूसरे का महत्व थोड़ा कम देगा। यही हम लोग समझ सकते हैं ना, या और दूसरा कुछ? यही नियम लागू हो जाता है भाग्य भाव पर भी, पूजा पाठ में भी, एवं इस भाव में भी। यह इच्छा का भाव है, इच्छा में इन चीजों का हो जाना, यानी कि भाग्य भाव के स्वामी धनु राशि से यह तीसरे हो गए और अपनी दूसरी राशि से 12 हो गए। तीसरे भाव में भी बैठना एवं 12वें भाव में बैठना ठीक नहीं होता। यह नियम जो है आप लोग किसी भी भाव पर लगाकर देख सकते हैं। 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, परंतु कम से कम वे अपनी राशि से शुभ भाव में हों। वे अपनी राशि से शुभ भाव में। बस यही एक नियम है। शत्रु राशि में हो, चाहे वह नीच के ही क्यों ना हो, वह अपने फल तो देते ही देते हैं। वह इच्छा का भाव है, उस गुणों के आधार पर फल दे देंगे, लेकिन अनिष्ट नहीं। लेकिन कोई भी ग्रह जब अच्छा फल 11वें भाव में तब देता है जब अपनी राशि कम से कम अपने, अगर एक राशि है तो एक राशि, चाहे दोनों राशि है दोनों राशियों से। यदि दोनों राशियों से ही खराब स्थिति में हो तो वह ग्रह अच्छा फल नहीं देता। इस बात को समझना चाहिए। अगर मेष लग्न की कुंडली हो, सूर्य शुक्र की युति हो जाए, बहुत अच्छी चीज।
मेष। गुरुजी, हाँ जी। आपने जो बताया 5वें हाउस में अगर मंगल बैठ जाता तो बढ़िया रिजल्ट देता। हाँ, लेकिन उसका भावत्म तो वही लग रहा है ना गुरुजी? भावत भाव में अलग विषय वस्तु हो गया। वो जी कि गुरुजी। खास भाव के लिए अगर पंचम भाव के लिए फलादेश किया जाएगा तो भावत भावम देखा जाएगा। लेकिन अगर पंचम अगर लग्न का फलादेश करना हो पूरे ओवरऑल तो यह सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। अगर भावत भावम किया है मुख्य रूप से तो यह फल देगा, और यह सहयोग के लिए हम लोग देख लेते हैं भावत भावम। तो क्या अब यहाँ पर जो अब 5 नंबर राशि की जो स्वामी है सूर्य देव है, यह भी अग्नि तत्व का है, मंगल भी अग्नि तत्व का है, राशि भी अग्नि तत्व का है। मंगल कहता है कि जल्दी जीत लो, सूर्य भी कहता है कि जीतना आवश्यक है, दोनों को जीतने की जुनून है। और यहाँ पर जो सूर्य देव 9 नंबर की राशि में बैठ गए, 9 नंबर राशि कहता है कि जीतो लेकिन विचार विमर्श के सहारे चलो, लड़ाई मत करो, युद्ध मत करो, देवगुरु बृहस्पति का कहना है। तो क्या गुण धर्म एक हुए? गुण धर्मों में थोड़ा बदलाव, गुण धर्मों में थोड़ा बदलाव आ गया ना। जी गुरुजी। और यहाँ तो उस गुण धर्म में नहीं है। अगर हाँ सूर्य मंगल की युति हो और इस पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, फिर और क्या कहना। अच्छी बात। तो बात अब हम आज की कक्षा यहीं पे रोकते हैं, और जितने भी सदस्य हैं कृपया कक्षा में बने रहें, और हम 2 मिनट आप लोगों से चर्चा भी करते हैं आने वाली कक्षाओं के बारे में।